एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों। आपका लक्ष्य यूपी बोर्ड 2024 में। और इस 9th वीडियो में आज हम सीखेंगे वैद्युत विभव से संबंधित आवश्यक सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वैद्युत विभव वास्तव में है क्या, इसका भौतिक महत्व क्या है। तो वास्तव में वैद्युत विभव एक, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, एक भौतिक राशि है। एक भौतिक राशि है जिसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि जब दो चालकों को आपस में कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाएगा, तो आवेश कहां से कहां बहेगा। यानी शॉर्ट में हम कह सकते हैं वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह की दिशा बता सकती है। ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ये भी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया है कि आखिर राशि किस तरह की है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि वैद्युत विभव कैसी राशि है। ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि मेरे बच्चों? ये एक अदिश राशि है। तो इसको याद रखना है आज का सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट कि वैद्युत विभव एक कैसी राशि है, तो एक अदिश राशि है। ठीक। चलिए, अब यहां पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, अब किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अपने पास ये वैद्युत क्षेत्र है। ये वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में, अब यहां पर कोई एक बिंदु है, बिंदु मान लेते हैं। ये कोई एक बिंदु मान लेते हैं अपन लोग। और आपसे कहा गया भाई ये जो बिंदु आप देख रहे हो, जिसको मैं पी कह देता हूं, इस पर मुझे वैद्युत विभव जानना है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभव जानना है। बोले कैसे संभव है? तो किसी भी बिंदु पर अगर आपको वैद्युत विभव जानना है, तो पहले तो दौड़ दौड़ के कहां चले जाओ, पहले चले जाओ अनंत पर। कहां चले जाओ? अनंत पर। और अनंत पर जाने के बाद क्या करो, अनंत से एक सूक्ष्म धनावेश को लेके आओ। कैसे? शब्दों को सुनना, एक सूक्ष्म धन आवेश को लेके आओ, सूक्ष्म धनावेश को। और अनंत से इस सूक्ष्म धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो आपने बिंदु माना था, यहां लाकर रख दो। जब आप इसको रखोगे, आप इसको लाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में अनंत से बिंदु P तक इस सूक्ष्म धनावेश को लाने में W कार्य करना पड़ा। तो W यानी किया गया कार्य, और जिस आवेश को, जिस सूक्ष्म आवेश को आप लेके आए थे, इसका जो अनुपात होगा, ये अनुपात आंकिक रूप से इस बिंदु पर विभव के मान के बराबर होगा। ठीक। तो कोई पूछे कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो शॉर्ट में सूत्र याद कराने के लिए है। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर अगर आपसे कहा जाए वैद्युत विभव का मान क्या होगा, तो सीधे सीधा वैद्युत विभव का मान होगा अनंत से किसी सूक्ष्म धनावेश को लाने में, उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बटे उस आवेश का मान। ठीक। अच्छा, फिर यहां पर दूसरा क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई इसका मात्रक क्या है। सूत्र याद हो गया? विभव का सूत्र याद रखना। विभव का सूत्र क्या हो गया? बोले W/Q हो गया। ठीक है। फिर पूछा जाएगा इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक आसान है, कार्य को नापेंगे जूल में और आवेश को नापेंगे कूलाम में। तो हिंदी इंग्लिश मिला के लिख रहा हूं, समझ लेना भाई। तो जूल प्रति कूलाम, तो इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम, जिसे कहा जाता है वोल्ट। इसे क्या कह दिया जाता है? वोल्ट कहा जाता है, जिसे वी से निरूपित करते हैं। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट फॉर्मूला याद हो गया। अच्छा, इसका यूज, तो अगर तुमसे कोई कहा जाए कि अच्छा यहाँ कार्य का भी सूत्र याद करना, देखो V बराबर हो गया W/Q। तो कोई अगर तुमसे कहीं किसी क्वेश्चन में कह देगा भाई कार्य बता दो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वोल्टेज को और आवेश को गुणा कर देना, यानी Q/V आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है विभव के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है बेटा, वो आता है विभवांतर। क्या आएगा? विभवांतर।
अगर इसका संधि विच्छेद करें यानी इसको तोड़ें तो साफ समझ जाओगे आप। विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर। अब विभवांतर कैसे बताते हैं सुनो जरा। अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या चीज है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। अब इस वैद्युत क्षेत्र में क्या है, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है, इसके अंदर दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी। और आपसे कहा जाए भी ये जो दो बिंदु हैं इनके बीच में विभवांतर बताओ, यानी किसके बीच में विभवांतर बताना है मेरे बच्चों, आपको विभवांतर बताना है आपको ए और बी के बीच में। ये वैद्युत क्षेत्र है, जो तीर जैसे बने वो वैद्युत क्षेत्र है। तो विभवांतर कैसे निकालेंगे जरा सुनना ध्यान से सुनो। विभवांतर कैसे निकालते हैं, अगर दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहा जाए तो फिर क्या करोगे आप, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सूक्ष्म धनावेश को लेके आओगे। क्या लेके आओगे, एक सूक्ष्म धनावेश को। शब्दों में ध्यान देना, एक सूक्ष्म धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाओगे तो फिर से कार्य करना पड़ेगा, फिर से कार्य करना पड़ेगा। इसको कह देते हैं WBA, क्योंकि कहां से कहां लाए हम, बी से ए तक। तो जब किसी सूक्ष्म धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप लाओगे तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और अगर आप किए गए कार्य को जिस आवेश को आप लेके आ रहे हो उस आवेश से आप भाग कर दोगे तो ये कहलाएगा बेटा विभवांतर। दोनों में बहुत अंतर नहीं है, दोनों की परिभाषा लगभग एक सी ही चल रही है ना। अच्छा, विभवांतर के बाद दूसरा पूछा जाएगा कि डेल्टा वी, अब परिवर्तन कैसे निकालते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों, परिवर्तन निकालने का तरीका होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। अब तुम कहां से आए, तुम बी से आए मेरे बच्चों, ए तक आए, तो प्रारंभ किया बी से, अंत किया ए पर, तो डेल्टा वी का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी। इस पर एक 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 नंबर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। कैसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपसे कहेगा कि दो बिंदु हैं, क्वेश्चन कैसे मिलेगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का कहेगा, दो बिंदु हैं पी और क्यू और इनके बीच का जो विभवांतर है वो 10 वोल्ट है। कितना है, 10 वोल्ट है। और इनके बीच में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक 1 कूलाम के आवेश को लाते हैं। मैं यहां जो मान मान लेता हूं वो थोड़े आसान मान लेता हूं, ठीक है। तो 1 कूलाम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु को लाए तो कहेगा अच्छा बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा। आवेश को 1 कूलम के आवेश को मान लेते हैं, कहां से कहां लाए, क्यू से पी तक। तो बड़ा सिंपल सा, आप यहाँ जो आवेश किया गया कार्य का मान पूछा है ना उसने, तो कार्य कैसे निकाल सकते हो, कार्य निकालने के लिए इन दोनों की गुणा कर दो। किन दोनों की, विभव में अंतर और आवेश की। तो किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाओगे और पूछा जाएगा कितना कार्य करना पड़ा, तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा बच्चों, डेल्टा वी इंटू क्यू के बराबर। तो डेल्टा वी 10 वोल्ट हो गया और आवेश कितना हो गया, 1 कूलम, तो सीधे हो गया 10 जूल। ये सरल सरल सी बात बताई मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहां पर विभवांतर के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, कि आपसे कहा जाए भाई ये एक बिंदु आवेश है। तीसरा फॉर्मूला है, किसी बिंदु, ये सारे फॉर्मूले नोट कर लो, जैसे कि इसके बाद जो सेकंड वीडियो में बताऊंगा उसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा, वैद्युत विभव के पिछले सालों के सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। तो जब आपको ये फॉर्मूले याद होंगे मेरे बच्चों तो आप उन न्यूमेरिकल को जल्दी जल्दी सीख लोगे। तो इसलिए पहले फॉर्मूले याद करने हैं आपको। इस वीडियो का उद्देश्य है आपको सारे फॉर्मूले को थोड़ा थोड़ा सिखाना और याद करा देना। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, अब ये तो कोई एक बिंदु आवेश Q हो गया, है ना। और इससे कहा जाए, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। तो आपसे पूछा गया जो बिंदु P मान लिया आपने, इस पर विभव का मान क्या होगा, Vp क्या होगा। तो आप याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे Q, मतलब ये वाला जो माना है Q बटे R, ठीक है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र याद कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। अच्छा, एक विशेष बात सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो हमने Q बनाया है ना, इसका चिन्ह, इसका चिन्ह लिया जाता है।
अब मन में आएगा चिन्ह लिया जाता है, इसका मतलब क्या है? भाई देखो ये Q जो है ना, ये जो Q है ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो जब Q प्लस हो सकता है तो प्लस लगा देना और माइनस हो तो माइनस लगा देना। यानी VP का साइन यानी चिन्ह क्या आएगा, ये Q पे निर्भर करेगा। प्लस है Q तो VP भी प्लस आएगा, Q माइनस है तो VP भी माइनस आएगा। तो ये तीसरा सूत्र याद कर लो, है ना, तीसरा पॉइंट हो गया अपना आज का कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। नेक्स्ट, अब यहां पर जो सेकंड या फोर्थ पॉइंट आता है उस पर ध्यान देते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो ये है कि जब हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तो एक शब्द आता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का मतलब होता है विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष, विभव में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष। ठीक, कहने का मतलब है कि जब आप वैद्युत क्षेत्र की तरफ चलोगे या उसके विपरीत चलोगे तो विभव में बदलाव आएगा, विभव में परिवर्तन आएगा। तो विभव में परिवर्तन और बटे जितनी दूरी आप चले हो, तो विभव में परिवर्तन और जितनी दूरी आप चले हो इसका जो अनुपात होता है वो विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है, तो कोई पूछे विभव प्रवणता क्या है तो अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि यार ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो मेरे बच्चों ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। बोले कैसे? बड़ा सिंपल सा, इतना ज्यादा सोचना ही नहीं है। फिर डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? डेल्टा वी का मतलब होता है वी अंतिम माइनस वी प्रारंभिक, है कि नहीं? अब अगर ऐसा तुम ऐसे चले कि पहले विभव ज्यादा था और बाद में विभव कम हो गया, बाद का विभव कम हो गया तो डेल्टा वी ऋणात्मक आ जाएगा। और अगर मान लो तुम ऐसे चल रहे हो कि पहले विभव कम है और बाद में ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा वी का मान प्लस आएगा। यानी विभव प्रवणता धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो जाती है। अब अगर कोई बच्चा कहे सर हम ऐसे कहां तक ढूंढेंगे, तो मैं आपको एक छोटी सी बात याद करा देता हूं। आप याद रखिएगा इसको। क्या बात है, देखो ध्यान से सुनना। अगर आप कभी भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहे होगे, ध्यान सुनना इस बात को, जब कभी आप कहां चल रहे होगे मेरे बच्चों, विभव की दिशा में चलोगे, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कहां चलोगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलोगे, तो डेल्टा वी बटे डेल्टा आर का मान ऋणात्मक आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलोगे। और अगर आप कहां चले, अगर आप चल रहे हो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, कहां चल रहे हो, विपरीत दिशा में, यानी आप चल रहे हो ऐसे, अगर आप वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चल रहे हो, ठीक है, तो डेल्टा वी बटे डेल्टा आर का मान आएगा ऋणात्मक। हालांकि इतना ज्यादा डीप तुम सोचने की भी जरूरत नहीं है, तुम तो बस ये ध्यान रखना मेरे बच्चों कि विभव प्रवणता मतलब डेल्टा वी बटे डेल्टा आर। डेल्टा वी वेग मत मान लेना, डेल्टा वी क्या है, विभव में अंतर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट आता है, वो आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई बराबर माइनस का डेल्टा वी बटे डेल्टा आर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध होता है। ठीक है, और ये तब है जब हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहे हैं। ये ध्यान रखना, ई बराबर माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा आर। ठीक है, अच्छा, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बटे डी आर। अब दोनों तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल सिखा देता हूं। जैसे कह दिया जाए v बराबर है माइनस का 2x², तो e का मान बताओ, e का मान बताओ। अब e का मान कैसे बताओगे, तो इस सूत्र का यूज करेंगे। कैसे? देखो e, देखो r है ना, r तो दूरी है, ये x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो, दूरी मानना है आपको। तो e इक्वल टू लिख देना माइनस dv बटे dx, यानी d बटे डी एक्स, और v का ये वाला मान लगा दो, ये जो मान है माइनस का 2x², -2 बाहर आ जाएगा तो प्लस का 2 हो गया, x² और x² का अवकलन करोगे तो आ जाएगा 2x, और 2 इंटू, तो उत्तर आ जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा मेरे बच्चों 4x।
ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल करके बताया कि कैसे आ सकता है। आपके लिए इस समय क्या इंपॉर्टेंट है? आपको इंपॉर्टेंट है कि कहीं अगर v दे रखा है तो e निकालने को कहे जाने पर आपको तुरंत याद आना चाहिए कि हम कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो आपको याद रखना है e बराबर क्या लगाना है, माइनस का डेल्टा v ओवर डेल्टा आर या dv बटे dr। इसको कई तरीके से लिखा जाता है, कुछ जगह इसको ऐसे भी लिखा जाता है, माइनस डेल v ओवर डेल एक्स या डेल वाई, डेल बोलते हैं डेल, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई या डेल वी ओवर डेल जेड। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज आप अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन मेरे बच्चों को क्या अभी इस वीडियो में क्या याद रखना है? कोई पूछे कि ई में और विभव प्रवणता में क्या संबंध है, तो याद रखना है आपको ई बराबर माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा आर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दूसरा जो पॉइंट है उसको भी समझ लो कि अगर क्या हो, कहीं पर क्या हो, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसको भी समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। ये अपने पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव है। एक जगह मान लेते हैं प्लस और एक जगह मान लेते हैं माइनस, ये हमने पहले पढ़ा भी था। ठीक है, तो इसमें हमने याद होगा बच्चों दो तरह की स्थितियां पढ़ी थी। एक इस दिशा में क्या होती है, ये होती है अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति थी मेरे बच्चों? अक्षीय स्थिति। और ये वाली जो देख रहे हो, ये कहलाती है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय, ये हमने पहले द्विध्रुव में पढ़ा हुआ था। अब दूसरा जो पोर्शन है जो हमको मालूम या सीखना है आज की वीडियो में, कि अगर कोई मेरे पास वैद्युत द्विध्रुव हो और उस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में मुझे क्या निकालना हो, मुझे विभव निकालना हो, तो विभव का सूत्र क्या होगा वो सीखना है। तो अक्षीय स्थिति में जो विभव का सूत्र होता है मेरे बच्चों, ये होता है 1/4 पाई पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बच्चों ये जो दूरी होती है ये तो एल होती है, ठीक है, और यह केंद्र से इस बिंदु तक की दूरी, ये जो दूरी है ना, ये दूरी ये होती है आर। तो अक्षीय स्थिति में, जल्दी से याद कर लो, अक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर द्विध्रुव कैसा हो, सूक्ष्म द्विध्रुव हो, द्विध्रुव कैसा हो, सूक्ष्म द्विध्रुव हो, तो अगर कोई द्विध्रुव सूक्ष्म होता है मेरे बच्चों, तो वहां पर एल का मान बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, किसकी तुलना में, आर की तुलना में। तो एल बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर तो और छोटा होगा, तो एल स्क्वायर को हम इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इग्नोर मतलब छोड़ देते हैं, उसकी उपेक्षा करके उसको छोड़ देते हैं। होता भी ऐसे, छोटे लोगों को छोड़ ही दिया जाता है, गड़बड़ कर देते हैं लोग। तो इसको उपेक्षित मान के, मतलब इसका मतलब जैसे होता है कहीं खेल रहे हैं और छोटा बच्चा आ गया, तो हम क्या करते हैं, उस छोटे बच्चों को कहते हैं भाई तुम साइड में खड़े हो जाओ या झूठ मूठ खिला लेते हैं, उपेक्षा कर देते हैं छोटे से बच्चे की। तो वैसे ही एल बहुत छोटा है इसलिए उपेक्षित कर दिया इसको, तो सूत्र बनेगा केवल आर स्क्वायर। ये याद रखना है मेरे बच्चों कि अक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव के कारण विभव का सूत्र अगर कहीं लगाना पड़े तो तुरंत आपको बताना है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर। वहीं अगर कहा जाए निरक्षीय स्थिति में क्या है मेरे बच्चों, निरक्षीय स्थिति में याद रखेंगे, निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है उसका मान होता है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई पूछे कि किसी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होगा, तो निरक्षीय स्थिति में विभव का मान होता है कितना मेरे बच्चों, 0, शून्य। ठीक है, चलो, तो ये दोनों सूत्र याद हो गए। अच्छा, यहां पर एक सूत्र और बताता हूं, देखो, अगर मान लो ये अपने पास क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये एक प्लस है और एक माइनस है, और ये इसका केंद्र है। अब यहां पर आपसे कहा जाए कि भाई इससे आर दूरी पर और थीटा कोण पर, मतलब कोई भी बिंदु मान लिया, ये कैसा बिंदु है, ना तो ये निरक्षीय है और ना ये अक्षीय है। पूछा जाए इस द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु P पर विभव का मान क्या होगा। ध्यान सुनना, ना भी अक्षीय है ना निरक्षीय, मतलब कोई भी हो सकता है। तो इसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा और बटे आर स्क्वायर। ये सूत्र मैंने ये मान के लिखवाया है कि द्विध्रुव कैसा है मेरे बच्चों, द्विध्रुव सूक्ष्म है।
जल्दी से सूत्र फटाफट याद कर लो कि किसी द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान, तो किसी भी बिंदु पे वैद्युत विभव का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पोर्शन पर आ जाते हैं। ये सारे सूत्र याद करने धीरे धीरे करके। अच्छा, यहां पर एक शब्द आएगा सम विभव पृष्ठ, इसको समझ लेना। नाम से है सम विभव पृष्ठ, यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा है मेरे बच्चों, समान है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो, समान हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा समविभव पृष्ठ। जैसे मान लो मैंने कह दिया ये समविभव पृष्ठ है, ये कैसा है, समविभव पृष्ठ है। और अगर ये समविभव पृष्ठ है तो क्या होगा, समविभव पृष्ठ में का मतलब हो जाएगा, अगर ये समविभव पृष्ठ है तो ये बिंदु ए, ये दूसरा बिंदु बी, ये तीसरा बिंदु सी, ये चौथा बिंदु बी, सबका विभव कैसा होगा, सबका विभव कैसा होगा, समान। तो अगर समविभव पृष्ठ है कोई, जैसे मान लो ये वाला हमारा ये समविभव पृष्ठ है, तो ये समविभव पृष्ठ है तो इसके जितने भी बिंदु होंगे सबका विभव कैसा होगा, समान। और ऐसी अवस्था में अगर आपसे कहा जाए कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएं, तो वही बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा। तो याद रखना, समविभव पृष्ठ पर अगर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं तो कार्य का सूत्र था Q इंटू डेल्टा V, लेकिन आपने कह दिया समविभव है, यानी जो विभव A का है वही विभव B का है, तो विभव में अंतर कितना हो गया, विभव में अंतर हो गया 0, तो Q इंटू 0 यानी किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहां पर एक छोटा सूत्र और याद रखना है। ठीक है, क्या सूत्र याद रखना है मेरे बच्चों, कि यहां पर अगर कहा जाए कि कहीं भी आवेश क्या हो, ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र याद रखना है। वैद्युत, बाकी क्वेश्चन में कराऊंगा, बस आप तो सूत्र याद रखना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अगर कहीं भी मेरे बच्चों Q1 और Q2 दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी r है, इनके बीच की दूरी कितनी है, r, और आपसे कहा जाए कि भाई इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, तो अगर एक आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2 और बीच की दूरी r है, तो इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r, स्क्वायर मत कर देना ये। और फिर जैसे मैंने पहले वाले पोर्शन में बताया था, आप ध्यान रखना कि Q1 और Q2 का जब आप मान रखोगे तो इनके चिन्ह भी लगाए जाते हैं, यानी प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। तो कहीं भी अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, मैं पूछूंगा विद्युत स्थित ऊर्जा कितनी होगी, क्या सूत्र होगा उसका, तो तुरंत याद आ जाना चाहिए आपको कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर वैद्युत द्विध्रुव, अगर वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया, किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है। जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और इसमें कोई अपने पास मान लेते हैं, कोई वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। और मान लेते हैं कितना कोण बना रहा है, ऐसा मान लेते हैं कि ये कोण बना रहा है थीटा, ये इसका प्लस आवेश है और ये मान लेते हैं इसका माइनस आवेश है, ठीक है। तो अब इसको घुमाने में, घुमाने मतलब इसको घुमाया, ठीक है, और मान लेते हैं घुमाकर इसकी जो नई स्थिति है उस नई स्थिति को किस में ले आते हैं, मान लेते हैं इसको घुमाकर जो नई स्थिति है अपन लोग वो ले आते हैं ये बना दिया, कितना घुमा दिया इसको,
इसको पहले थीटा कोण बना रहा था और अब इसको घुमाकर ले आए अपन लोग। कितना पहले बन रहा था थीटा कोण और अब कितना कोण बन रहा है। अब मान लेते हैं पहले थीटा था और अब घुमाकर इसको थीटा से कितना थीटा 1 से थीटा 2 कर दिया। यानी जो वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बना रहा था, जो पहला वाला कोण है ना, देखो ये थीटा 1 था और इसको कितना कोण घुमा दिया थीटा 2। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो आपको याद रखना है ये किया गया कार्य होता है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये सूत्र याद रखना है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है मेरे बच्चों पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पोर्शन। अगर मान लो किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, फिर बच्चों किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। तो अगर मैं मान लूं कि ये मेरे पास कैसे गया एक वैद्युत, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है और इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। कितना कोण बनाते हुए, मान लेते हैं थीटा कोण बनाते हुए, ये माइनस मान लो ये प्लस मान लो। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये हो गई, ये वैद्युत क्षेत्र हो गई। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है मेरे बच्चों, उसका सूत्र होता है माइनस का पीई कॉस थीटा। ये सूत्र याद रखना है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे माइनस का पीई कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, इसमें दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट से हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चों इसको याद रखें आप। देखो यहां पर ना दो शब्द यूज किए जाते हैं। एक हो जाएगा स्थाई, इस स्थाई अवस्था, स्थाई अवस्था। बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार आया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की सर्वोच्च स्थायी अवस्था में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। सर्वोच्च स्थायी अवस्था, तो जहां लिखा हो ना सर्वोच्च स्थायी अवस्था, तो वहां थीटा को लगा देना 0। और सर्वोच्च स्थायी अवस्था में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होती है मेरे बच्चों। यह बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह तो रहा हूं मैं सर्वोच्च, और ऊर्जा कैसी होगी न्यूनतम, क्योंकि ऊर्जा का और स्थायित्व का उल्टा आंकड़ा होता है। जितनी कम ऊर्जा होगी उतना स्थायित्व कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो अधिकतम स्थायी ऊर्जा के लिए थीटा लगेगा 0 और यू मिनिमम यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी सबसे कम, यानी माइनस का पीई कॉस 0, और कॉस 0 होता है 1, यानी माइनस का पीई। सॉरी। अगर आपसे कहा जाए सर्वोच्च अस्थाई, सर्वोच्च अस्थाई अवस्था, इसमें शब्द साम्य अवस्था और जोड़ दे रहा हूं मैं। ठीक है, यानी सर्वोच्च स्थायी साम्य अवस्था अगर कहीं कहा जाए तो आप याद रखना कोण 0 डिग्री होगा। और कहा जाए सर्वोच्च अस्थायी साम्य अवस्था, सर्वोच्च अस्थायी साम्य अवस्था, तो थीटा होता है मेरे बच्चों 180, और सबसे अस्थायी कह रहा है तो ऊर्जा होती है अधिकतम, और इसका मान होता है माइनस का पीई कॉस 180, और ये आ जाएगा प्लस पीई। ठीक है। तो बेटा सारे सारे जितने मैंने आज सूत्र बनाए हैं, इन सारे सूत्रों को आप एक जगह नोट कर लेना। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इस पर बोर्ड में आए हुए हम सारे प्रश्नों को हल के साथ डिस्कस करते जाएं। तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव के न्यूमेरिकल के साथ।